तो अपने सबसे पहले देखते हैं बहुभुज क्या होता है। इसके नाम पे आओ, सबसे पहले नाम में देखते हैं। दो शब्द लिखे हैं बहु प्लस भुज। हिंदी में आप लोग संधि विच्छेद करना जानते हैं, करो बहुभुज, बस स्पष्ट हो गया। बहु का मतलब दो से ज्यादा। यदि कोई भी संख्या, अंक, वस्तु दो से ज्यादा होती है तो अपन उसके लिए बहु शब्द यूज कर सकते हैं। और भुज का मतलब आप समझ रहे हो आसानी से, भुजा मतलब ऐसी बंद आकृति जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हो। मैंने एक शब्द बोला बंद आकृति, ये भी मेंशन करना है, बंद आकृति। कैसे? इसकी सही डेफिनेशन देखें कि बहुभुज किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक, सॉरी दो नहीं, दो से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को अपन कहते हैं बहुभुज। ठीक है, कैसे? मैंने तीन भुजाएं ली, ये आकृति बंद है बिल्कुल, मैं इसको क्या कह सकता हूं? बहुभुज कह सकता हूं। लेकिन यदि ये ऐसा हो, क्या ये आकृति बंद है? नहीं, ये खुली आकृति है। और ये कौन सी आकृति है? बंद। तो दो से अधिक भुजाएं हैं, बंद आकृति है, तो उसको आप बहुभुज कह सकते हैं। यहां भी दो से अधिक भुजाएं हैं, कितनी? एक, दो और तीन। लेकिन इनके सिरे आगे खुले हैं, बंद नहीं है सिरे, ये खुली आकृति है। खुली आकृति है तो इसको अपन बहुभुज नहीं कह सकते। अब आगे इसके प्रकार है, भुजाओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं। यदि आपने उस आकृति में तीन भुजाएं ली है, जैसे मैंने ऊपर जो बनाया है उसमें तीन भुजाएं ली, तो इसको कहेंगे त्रिभुज। समझ गए होंगे आप लोग। यदि चार भुजाएं हैं तो कहेंगे चतुर्भुज, पांच भुजाएं हैं तो पंचभुज, छह भुजाएं हैं तो षटभुज। इसी प्रकार जितनी भुजाएं होंगी उनका नाम लिख देंगे और लास्ट में लगा देंगे भुज शब्द। तो मेरे ख्याल से आप बहुभुज को बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। बस एक शब्द अपने लिए ध्यान में रखना है कि जो भी अपना आकृति बनाए वो कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये बहुभुज है या नहीं है? क्यों? आप इस डेफिनेशन पे जाओ। दो से अधिक भुजाएं हैं, भुजा एक, दो, तीन और चार भुजाएं, तो बनी हुई आकृति बंद है ना। हाँ, आपको किसी ये तो नीचे से अंदर घुसी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अंदर घुसी है, बाहर निकली हुई है, उसके आधार पर इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, वो अपन आगे चल के बात कर लेंगे। लेकिन हमें तो ये देखना है कि जहां से आकृति आपने स्टार्ट की, जब उस आकृति को बंद कर रहे हो तो वो दोनों भुजाएं आपस में जुटनी चाहिए, खुली कहीं नहीं होनी चाहिए। यदि खुली है तो वो बहुभुज में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, हाँ, यदि मैं इसको ऐसा छोड़ देता, ऐसा और ऐसा, तब ये आपका बहुभुज नहीं होता। चलो, ये बात आपको समझ में आई है। उसके बाद अपन बात करते हैं विकर्ण। एक शब्द आता है, जब अपन त्रिभुज की, चतुर्भुज की बात करेंगे तो उस समय विकर्ण नाम का शब्द अपने सामने आएगा। तो विकर्ण आपको मैं पूछूंगा चित्र बना के कि विकर्ण क्या है, या इस चित्र में मैं पूछ लूं कि कौन सा विकिरण है, तो आप कहते हो सर की जो बीडी वाली जो भुजा है ये विकिरण है। लेकिन इसको शब्दों में लिखना हो तो अपन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं अपन आगे। हाँ, तो विकिरण की बात अपन कर रहे हैं। विकिरण से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो एक शब्द और सीखना होगा आपको, शीर्ष। बहुभुज के अंदर एक शीर्ष शब्द भी आता है। क्या होता है? जब दो भुजाएं जहां मिलती है उस जगह को बोलते हैं शीर्ष। जैसे ये मैंने क्या बनाया? चतुर्भुज बनाया है, और इस चतुर्भुज में जहां भी दो भुजाएं मिली है, मतलब यहां तो इस जगह को अपन क्या कह सकते हैं? शीर्ष कह सकते हैं। ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष और ये भी शीर्ष। अब आओ अपनी डेफिनेशन, विकिरण किसे कहते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकिरण कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। ठीक है, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष। लेकिन एक शब्द यहां आपने ध्यान में रखना है दिमाग में, शीर्ष कौन से? ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। शर्त ये है कि वो एकांतर शीर्ष होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दो पास पास वाले शीर्षों को जोड़ दो, वो तो जोड़ भी नहीं सकते।
एक शीर्ष छोड़कर, पॉसिबल हो तो दो भी छोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम एक शीर्ष छोड़कर दूसरे शीर्ष को मिला रहे वो भुजा। मतलब यहाँ एक शब्द और दिमाग में रखना, एकांतर शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकिरण कहलाती है। कैसे? एक नंबर शीर्ष, दो नंबर, तीन। यदि मैं एक शीर्ष छोड़कर ये भुजा दो शीर्षों को जोड़ रही है ना, इस भुजा को मैं कहूंगा विकर्ण। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने ये बना लिया है पंचभुज, जो किनारे दिख रहे हैं ये सब क्या है? शीर्ष है। एक शीर्ष ये रहा, दूसरा ये रहा, एक छोड़ दो बीच वाला, ये वाला क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। जरूरी नहीं मैं एक छोड़ दूं, दो भी छोड़ सकता हूं यदि पॉसिबल है तो। ये वाली रेखा भी क्या कहलाएगी? विकिरण। यहां से स्टार्ट करो, किसी भी एक शीर्ष को छोड़कर दूसरे पे, तीसरे पे, जहां भी मिला सकते हो, ये भी क्या कहलाएगा? सब के सब क्या है? विकिरण। तो मेरे ख्याल से विकिरण शब्द आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एकांतर शीर्ष को छोड़कर शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं आगे उत्तल और अवतल बहुभुज। ठीक है, अपन एक बहुभुज बनाते हैं, जैसे कोई भी आकृति बना लो या कोई भी। मैंने पंचभुज बना, पंचभुज के जो अंदर का एरिया है वो ध्यान रखो, अंदर वाला भाग। और ये क्या इसका कहलाता है? बहिर्भाग। इसके अंदर का एरिया अंतर्भाग, और ये दूसरा क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। एक आता है उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। आपको मैं बहुभुज बना के दिखाता हूं। ये देखो, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल सामने बना के दिए। इनमें से कुछ एक जो बहुभुज है वो उत्तल प्रकार के हैं, कुछ एक अवतल। क्या पहचान ये है कि यदि किसी बहुभुज का कोई भी विकर्ण उसके बहिर्भाग में पड़ा है, मतलब उसकी बाउंड्री से बाहर जा रहा है, दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसी बहुभुज का विकर्ण बहिर्भाग में उपस्थित होता है तो उस बहुभुज को अपन अवतल बहुभुज कहते हैं। हाँ जी, अब देखो इसका आप कोई सा भी विकिरण खींच के देखो, सब विकिरण कहाँ आ रहे? इसके अंदर ही पड़े, इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा, तो ये क्या जाएगा? उत्तल। जिसका विकिरण बाउंड्री से बाहर चला जाता है वो अवतल। इसमें आओ, विकिरण खींचो, कोई सा भी विकिरण इससे बाहर नहीं जा रहा तो ये भी क्या होगा? उत्तल। इसमें खींच के देखो, सॉरी इसमें अपन विकिरण खींच ही नहीं सकते। कैसे? क्योंकि शीर्ष 3 है, एक शीर्ष ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा। अब पहले और तीसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो इसी रेखा पे जाएगा, नहीं जा रहा, इसमें विकिरण खींचा नहीं जा सकता, तो अपन इसको उत्तल की श्रेणी में डाल दो। अब ये इसका एक शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। मैं यहाँ इस रेखा को खींच सकता हूँ, ये रेखा इसकी क्या कहलाएगी? विकिरण कहलाएगी, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले अपन सीख चुके हैं कि एकांतर शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकिरण कहलाएगी। ये विकिरण इसकी बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, तो कौन सी श्रेणी में चला जाएगा? अवतल, कॉनकेव डायगोनल। इसमें भी ये हो रहा है, ये विकिरण इसका बाहर निकल रहा है, तो ये भी कौन सी श्रेणी है? अवतल। तो मेरे ख्याल से आप उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सम और विषम बहुभुज। तो मैंने यहाँ 3 चतुर्भुज बनाए, सम और विषम। सम का मतलब है ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? सम बहुभुज कहलाता है। ये चतुर्भुज है तो इसको हम सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अब देखो ये चारों भुजाएं बराबर है, आपको दिख रहा होगा, और चारों कोण भी बराबर है। कितने? 90 डिग्री के क्रम। और 90 डिग्री का कोण यदि दर्शाना हो बिना अंकों के तो इस तरीके का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। और यदि आपने भुजाएं बतानी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, पहली बात, आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं भी कहते हैं। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आप इनको छोटा एक चिन्ह कट का लगा सकते हो, हाइफन डैश कुछ भी बोले। यदि दो भुजाओं पर ये वाला चिन्ह उपस्थित तो इसका मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर।
यदि ये चिन्ह मैं यहाँ भी लगा दूं, उसका मतलब इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। लंबाई भी बराबर होगी, कोण भी बराबर हो गया, तो कौन सा है? ये समबाहुभुज। यहाँ देखो, यहाँ चारों कोण बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है। भुजा केवल ये वाली और ये वाली बराबर है। ये आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए अपन अलग से चिन्ह यूज कर लेंगे ये वाला। इसका मतलब है कि ये भुजा की लंबाई बराबर है, इस और इस भुजा की लंबाई बराबर है, लेकिन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है। चारों कोण बराबर है। अब इसमें देखें, चारों कोण बराबर, तो इसमें चारों कोण बराबर है, चारों भुजाएं बराबर नहीं, लेकिन समबाहुभुज की डेफिनेशन में कोण भी बराबर हो, भुजा भी बराबर हो। इसका मतलब ये सम तो नहीं है, लेकिन इसको आप समकोणिक बहुभुज या चतुर्भुज कह सकते हैं। इसमें देखो, इसमें न तो ये कोण, हाँ ये आमने सामने के कोण बराबर है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है, न चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये भी किस प्रकार का एक विषम बहुभुज प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, कोण कौन शब्द में काम में ले रहा हूं बार बार। तो ये कोण क्या है? कोण होता है किन्हीं भी दो शीर्ष भुजाओं के मध्य जो दूरी, जो अपने डिग्री में मापते हैं, उस डिग्री को बोलते हैं कोण। जैसे मैंने दो शीर्ष भुजाएं, शीर्ष भुजा कौन सी होती है? जिनका शीर्ष बिंदु या एक ही शीर्ष बिंदु से निकलने वाली दोनों भुजाएं क्या कहलाती है? शीर्ष भुजाएं। अब इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी किसमें मापी जाती है? हमेशा कोण में मापी जाती है, ठीक है। और इस कोण को इनके मध्य बने हो, जो इनके मध्य की दूरी है, उस दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कोण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं अपन प्रकार। आपने कई सारे चतुर्भुज सुने होंगे, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उनमें से कुछ चतुर्भुजों के प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप देखो। आपने सुना होगा सम चतुर्भुज, जो कि थोड़ी देर पहले अपन ने किया है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, वह चारों कोण भी क्या बराबर। जैसे वर्ग, एक वर्ग में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है और चारों कोण भी 90 डिग्री। तो एक वर्ग को अपन सम चतुर्भुज कह सकते हैं। एक आता है समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर, कम से कम दो भुजाएं समांतर, जिसमें एक समांतर भुजाओं का जोड़ा हो। कैसे? आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। दोनों समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर पे, समान दूरी पे। अब बाकी बची तीसरी और चौथी भुजा चाहे समान दूरी पे नहीं हो, चाहे हो, उसको कम से कम यदि एक समांतर भुजा उसमें उपस्थित हो या सम्मुख भुजाएं समांतर हो, मैं कह दूं कि एक सम्मुख भुजा का युग्म हो, वो क्या कहलाती है? समलंब चतुर्भुज कहलाती है। एक आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं, दोनों सम्मुख भुजाएं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, आमने सामने की, ऊपर नीचे की। तो एक चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं होती है। इसके बाद ये भुजा सम्मुख कहलाती है और ये भुजा सम्मुख कहलाती है। यदि किसी चतुर्भुज में केवल एक सम्मुख भुजा का युग्म हो तो वो कहलाता है समलंब। यदि उसकी दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हो, दोनों सम्मुख भुजाएं मतलब ये भी समांतर और ये वाली भी समांतर हो, ये सम्मुख भुजा समान दूरी पे है, ये वाली सम्मुख भुजाएं भी समान दूरी पे, मतलब दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार
आपने आज चतुर्भुज के बारे में जो भी जानकारी ली उसको थोड़ा सा देखो। बहुभुज क्या होता है, विकिरण क्या होता है, उत्तल अवतल क्या है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक की हेल्प से आप कक्षा 8 में गणित में प्रश्नावली संख्या 3 उसको आप बिना किसी परेशानी के आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक बार इसको दोबारा ढंग से देखकर और अपने क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करो, और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग इसकी हेल्प से सोल्व कर दो।